हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिन्होंने टेस्ट दिया था, जो मंथली टेस्ट था क्लास का। उसमें मुझे बड़ा दुख हुआ कि कई बच्चों ने तो मतलब जो पोएम का तरीका मैंने करना बताया था वो भी नहीं कर पाए। मतलब पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, कतई नाता ही तोड़ रखा है, दिमाग बंद कर रखा है बिल्कुल कि घुस ना जाए गलती से। ये तो पढ़ना लिखना नहीं आता तो तुम कर क्या रहे हो इंटर में, और अगर आता है तो तुम करना क्या चाह रहे हो। खैर, इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा कि हम जो 6 लाइन की, 5 लाइन की, 4 लाइन की जो पोएम देता है उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, उसको हम करके ही ज़रूर आएँ। कैसे करेंगे वो मैं तरीका बता देता हूँ। तो गाइज़, ये ऐसा रहता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, इंटर में तो 6 मार्क्स का ही रहेगा ये, यहाँ भी और वहाँ भी, है ना। बल्कि वहाँ तो हो सकता है 9 मार्क्स का भी रहे, कुछ एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच। मतलब इसको स्टैंजा को आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने जो नीचे लिखे हुए हैं। तो गाइस, इसको आपको 2 तरीक़ों से हल करना है। एक तो मैंने बता रखा है, क्लास में भी बता दिया है, वो सबके लिए नहीं है, वो उसके लिए जिसको कुछ आता ही ना हो, बस पढ़ना जानता है इंग्लिश, वो समझने का दिमाग पे जोर डालने की उम्मीद है नहीं उसे, है ना। उसके लिए अलग तरीका। भाई पहला तरीका तो है गाइस कि इसको आप पढ़ें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो इसमें तो पहला सवाल तो ऐसा ही आपको पता ही होना चाहिए, है ना। नेम ऑफ द पोएम, तो नेम ऑफ द पोएम तो शुरू में लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पोएम का नाम है, तो आधा आंसर तो इसका इसी में मिल गया, है ना। पोएट का नाम जॉन कीट्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी लिखी पोएम है। खैर, इसका जो करने का तरीका है बेस्ट, ऐसा नहीं कि आपको अपने शब्दों में बना के ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको समझें और अपने शब्दों में ही लिखें, नहीं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि लैंग्वेज कैसे बनानी है, इसको समझें कैसे, तो आप कैसे करेंगे। देखिए गाइस, आपको सबसे पहले पढ़ना है सवाल। तो ये तो सवाल था, नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, मतलब पोएट का नाम बताना है, पोएम का नाम बताना है। तो ये तो खैर आपको याद ही होना चाहिए, पता ही होना चाहिए। इसमें तो खैर नाम था, कुछ पोएम्स में तो नाम नहीं रहता, है ना, ना पोएट का ना पोएम की अंडरलाइन रहती है, क्लियर। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन दूसरे सवाल पे आइए, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। तो गाइस, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद वो लाइन ढूंढनी है। ये जो इसके अंदर शब्द लिखे हैं ना, वो कौन सी लाइन में लिखे हैं। अब वो कौन सी लाइन में लिखे हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हाउ, हाउ का मतलब है कैसे, है ना। हाउ का मतलब क्या है, कैसे, कि कैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब कैसे है वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए अमर कैसे, ब्यूटी का आनंद हमेशा कैसे रहता है। ये समझ में नहीं आ रहा तब भी आपको शब्द तो ढूंढने हैं ना। अभी मैं शब्द ढूंढ के आंसर लिखने हैं, फिर बिल्कुल पेपर में नहीं छोड़ना। ये है गाइस, ये आप शब्द ढूंढो स्टैंजा के अंदर। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, देखिए साफ साफ लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यहाँ तक लिखा है। अब इसमें पूछा हाउ, कैसे है, तो नीचे ये लिखा है, देखिए, क्योंकि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक, या तो आप यहाँ तक लिख दो तो भी चलेगा, बट कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, यहाँ तक लिख दीजिए तो भी चलेगा। यानी आपको यहाँ पका पकाया मिल गया इसका आंसर। देखिए, या ये वाले शब्द थे ना, अब ये तो, अब एक लाइन से काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो सवाल पूछा है ना, इसका आंसर ये लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है गाइस, स्लीप। तो स्लीप वाला देखिए कौन सी लाइन में दे रखा है, ये रहा, अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। तो इसमें इतना सही दे रखा है फिर कि एंड अ स्लीप, तो एंड अ स्लीप क्या है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट, इसको लपेट दीजिए, है ना, इसको लिख दीजिए। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। कुछ भी नहीं है, चाहे प्रोज का हो चाहे पोएट्री का हो, स्टैंजा आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उस क्वेश्चन में जो शब्द है वो उस लाइन में ढूंढना है, और 2-2 लाइन छाप दो। जिस लाइन में वो शब्द है वो छापो, उससे नीचे की ज़रूर छापना, है ना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर 3 का एक सवाल है तो 3 मिलेंगे, 2 का एक सवाल है तो 2 मिलेंगे, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा तो
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये ग्रामर का पार्ट मैंने दिया था। राइट द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन टैग मैंने लगभग एक हफ्ते ही चलाए हैं और काफ़ी बच्चों ने लिखा है साइंस में, तो खैर बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ंट वेरी इंटरेस्टिंग, इसका है इज़ंट इट। इज़ंट इट मैंने बोला था ना कि दिस अगर सब्जेक्ट है या दैट अगर सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इट का। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ये इज़ंट इट नहीं, यहाँ पे आएगा इज़ इट, है ना। क्या आएगा गाइस, इज़ इट। ये नेगेटिव है तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मैं गलती मानता हूँ अपनी। क्लियर। नेक्स्ट है आई एम टू पेशेंट। तो आई एम अगर दे रखा है तो इसका हमेशा बनता है आरंट आई, और अगर ये आई एम नॉट होता तो एम आई बनता। क्लियर। नेक्स्ट, यू वुडंट टेल एनी वन। तो ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बनेगा, तो वुड है तो वुड लिख दो, वुड यू। क्लियर। क्या बनेगा, वुड यू। नेक्स्ट, लेट्स का हमेशा बनता है शैल वी, शैल वी। क्लियर। नेक्स्ट, आई शुड नॉट। तो यहाँ पे क्या है, शुडंट, ये नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव, शुड आई, शुड आई। नेक्स्ट, डोंट ड्रॉप दैट वेज। अगर देखिए इसमें वैसे तो इसका विल यू बनेगा, इम्पेरेटिव का या तो विल यू बनता है या वांट यू, है ना। तो बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे सवाल का यही लगा के आएँ, विल यू। और अगर ये डांट फटकार वाला है तो कैन यू बन सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव वाले का कैंट यू होता था। क्लियर। तो विल यू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको वो ढूंढना है, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक कर देना है, भर देना है मतलब, और अंडरलाइन है तो उसको अंडरलाइन वाले को सही चुनना है। आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगा किसी भी परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है किसी भी परिस्थिति में। तो सैड एंड हैप्पी, सुख दुख की बात ही नहीं है। थिन का कोई मतलब नहीं, थिक का कोई मतलब नहीं, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसे भी हालात हों उसमें। नेक्स्ट, वी शुड कॉल द मीटिंग इमीडिएटली, है ना। यहाँ पे आएगा गाइस ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल, कि हमें तुरंत ही मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक। कॉल ऐट होता है किसी जगह पे मिलेंगे, यानी ऐट के बाद क्या आएगा, कोई प्लेस, तब लगेगा कॉल ऐट प्लेस। और कॉल ऑन, अगर कॉल के साथ ऑन है तो वो क्या है, उसके बाद में कोई पर्सन होगा। किसी व्यक्ति से मिलने के लिए बात होगी तो कॉल ऑन, किसी जगह पे मिलने के लिए बात होगी तो कॉल ऐट। क्लियर। कॉल विथ का तो वैसे ही दे दिया, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट, एवरीवन मस्ट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो बहुत ही पुराने ज़माने से पढ़ते आए होंगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। क्या होता है, टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। लुक ऑन का मतलब होता है गाइस निगरानी करना। निगरानी मतलब आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तब भी आप क्या कर रहे हैं, उसकी देखभाल, मतलब निगरानी कर रहे हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक तरह से। इन क्या बोलते हैं उसको ध्यान नहीं आ रहा मेरे से, चलो खैर बाद में देखेंगे। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, टू सर्च। क्या होता है, सर्च। नेक्स्ट, ईयरली रिटर्न, ये ऑफ आएगा, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। इसका नाम है एनिवर्सरी, सालगिरह। मतलब कोई डेट अगर रिपीट हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है, एनिवर्सरी। मैरिज फंक्शन, विक्रम संवत, ये तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिए थे। अच्छा, यूज़ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये कन्फ्यूजिंग पेयर में आते हैं, ये 2 नंबर का ज़रूर आता है बोर्ड में। बर्थ ये आया हुआ है वैसे, शायद 22 में आया था या उससे पहले 21 में। BERTH इसका मतलब होता है जगह, ट्रेन वगैरह की जो सीट होती है उसको बोला जाता है। तो इसको आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, आई फाउंड माई बर्थ इन द ट्रेन, है ना, या माई बर्थ नंबर वॉज इतना, कुछ भी लगा देंगे। और BIRTH ये क्या है, जन्म। तो कुछ बच्चों ने बर्थडे लिख रखा है, वो पूरी तरह गलत है ना। बर्थ, माई डेट ऑफ द बर्थ ऐसे लिख सकते थे, या ही टुक बर्थ इन 1999, कुछ भी लिख सकते थे। मतलब इसको यूज़ करना है आपको। कुछ बच्चे लिख देते हिंदी, अरे भाई हिंदी लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, सेंटेंस में यूज़ करना है। क्लियर। बाकी ये सेंट्रल आइडियाज़ दिए थे मैंने, ये तो आपको याद होगा तभी करना है। अगर आप इनमें से किसी को भी, मतलब 3 अगर याद कर लिए, इनमें से 2 भी याद कर लिए, तो हमेशा परमानेंट आपको 1 लिखना ही है। मतलब आप लिख दोगे 1, है ना। एग्ज़ाम में 3 आएंगे सेंट्रल आइडियाज़, या 4 आएंगे, उसमें से आपको 1 करना है।
हमेशा आप कर लेंगे अगर आपको 2 ही याद होगे तो, क्योंकि 5 तो पोयम ही है बस। आई बात समझ? उम्मीद है ये आप मेहनत से इसको देख लो, पढ़ लो, है ना, और थोड़ा मेहनत करने की आदत डालो भाई, आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट।